मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे 2017 के ऑनलाइन पेपर में मैथ सेक्शन में, और मैथ सेक्शन में एवरेज चैप्टर को लेंगे। इससे पहले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में करा चुका हूं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के एवरेजन हर पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 27 पेपर का कलेक्शन 81 क्वेश्चन में आपको वीडियो दे चुका हूं। 5 वीडियो उसके हैं, आप उसको देखिए। ये नया आपका होगा औसत से संबंधित। तो औसत से संबंधित अब तक जितने 27 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए 2017 के ऑनलाइन पेपर में, उनका कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करने के बाद उनको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आप चैप्टर वाइज तैयार करिए, इससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें उनका जवाब किस तरीके से देना है। अच्छा, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के हमने 9 वीडियो अपलोड किए हैं और उसके बाद 5 वीडियो पेपर से संबंधित अपलोड किए हैं, तो टोटल 14 हो गए। 14 वीडियो का अगर एवरेजन टाइम देखा जाए तो 20 से 25 मिनट का है, यानी लगभग 5-6 घंटे का होता है टोटल। अगर ये 2 दिन में आप 5-6 घंटे काम कर लेते हैं तो कम से कम एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप पेपर उठा करके चेक करिए, हर पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए, और 3 से 4 का मतलब होता है पेपर का एक अच्छा खासा हिस्सा कवर करना। तो इसी तरह से अगला चरण आपका एवरेज का होगा। एवरेज के हमने 6 वीडियो अपलोड किए हैं, बेसिक पे, कंसेप्ट पे, और अगले ये 3 से 4 वीडियो होंगे आए हुए प्रश्न के। तो दोनों को मिलाकर के आप काम करिए, चैप्टर वाइज काम करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी समझ और प्रदर्शन दोनों चीज़ें, क्योंकि समझ के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मस्ट होता है, हमें उस परीक्षा आवर्स में प्रेजेंटेशन देना होता है। तो जिसमें हम अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अगर उस तरह से पेपर में करेंगे तो विद इन टाइम क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपके वीडियो होंगे एवरेज से संबंधित और आए हुए पेपर का कलेक्शन है ये। इसमें 10-12 क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूँगा और इसी तरह से 3 से 4 वीडियो आपको दिए जाएंगे जिसमें कुल मिलाकर के आए हुए प्रश्नों को कलेक्ट करके सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा सा सवाल है। थियागो को 5 विषयों में, थियागो एक नाम है जो इसमें लिखा था, थियागो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20, 18, 16, 14, 12 के रेशियो में है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान हो तो वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक कोई विद्यार्थी है जिसको 5 विषयों में एवरेजन 50% मार्क्स मिले हुए हैं। अच्छा, जो मार्क्स उसे मिले हुए हैं वो 20, 18, 16, 14 एंड 12 के रेशियो में है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, यानी जो पासिंग मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क का 60% है, और प्रत्येक विषय के जो पूर्णांक हैं वो इक्वल है, तो ये है बच्चा कितने विषयों में फेल रहा। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान हैं, यानी विषयवार मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो समान है। तो मैं मान लेता हूं कि अधिकतम जो अंक हैं, पूरा डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, अधिकतम अंक जो हैं प्रत्येक विषय के वो 100 हैं। तो 5 विषयों के टोटल कितने हो गए? 500। ये 500 क्या हो गया? परीक्षा का पूर्णांक हो गया। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक आपका हो गया 500। 100 अंक प्रत्येक विषय के हैं, इस तरह से 5 विषय हो गए, पूर्णांक आपका 500 हो गया। वह 5 विषयों में औसतन 50% मार्क्स पाता है, तो उसका जो प्राप्तांक हो जाएगा, टोटल जो प्राप्तांक होगा वो हो जाएगा 500 का 50%, यानी आपका 250 अंक हो गया। तो उसे 250 अंक मिलते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो ये अंक मिले हैं ये 20, 18, 16, 12, 14 के रेशियो में है। तो आप क्या करेंगे? 250 को अनुपातिक योग से डिवाइड करेंगे। अब 20, 18, 16, 14, 12 का रेशियो अगर आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 80 होता है। अनुपात जो योग है ये 80 होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स हम निकालते हैं 20। 0 0 ये 20 चौको 80 और 4 से काट देंगे तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 62.5 अंक उसे मिलते हैं पहले विषय में।
दूसरा विषय देख लेते हैं। 250 इसे अंक टोटल मिले हैं, अनुपातिक योग 80 है। अब हम निकालते हैं 18, तो ये 0 0 काट देते हैं और ये 2 से काटते हैं, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। 25 9 225 हो गया और बटा 4 करेंगे, ये आ जाएगा 4 पंचे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 56.25 अंक। तो क्या हुआ, 56.25 अंक उसको दूसरे विषय में मिले हैं और पहले विषय में 62.5 अंक मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम का 60% हो तो अधिकतम अंक आपके क्या है 100, और 100 का 60% जो है वो पासिंग मार्क्स है, यानी 60 अंक। इसका मतलब है कि वो मात्र एक विषय में पास हुआ है, मात्र एक विषय में पास हुआ है, क्योंकि 60 अंक चाहिए पास करने के लिए, और जिसमें 20 रेशियो है उसमें उसको 62.5 अंक मिले हैं, जिसमें 18 रेशियो है उसमें उसको 56 अंक मिले हैं। तो यहीं से वो फेल हो गया, यानी दूसरे में वो फेल हो गया। तो अगर वो दूसरे में फेल है, चूँकि 60 मिलने चाहिए 56 मिले हैं, तो अगर वो दूसरे में फेल है तो तीसरे में भी फेल होगा, चौथे में भी फेल होगा और पाँचवें में फेल होगा। यानी इन 5 विषयों में केवल एक विषय में पास है, वह 4 विषयों में फेल हो गया। इस तरह से आपका सी आंसर होगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल है, आप इसको बढ़िया सा देखिएगा और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा सवाल है ये, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रखरखाव खर्च क्या था? यानी छात्रावास का आरंभिक दौर का रखरखाव का खर्च क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये पता हो आपको कि औसतन खर्च क्या था, यानी प्रति व्यक्ति औसत खर्च क्या था, तो उसे हम 50 से गुणा करके बता देंगे कि प्रति व्यक्ति औसत खर्च क्या था। तो इस सवाल को पहले मैं आपको बेसिक तरीके से करके दिखा देता हूँ, जैसा समीकरण बना के किया जाता है, और दूसरी बार आपको बताता हूँ कि ऐसे सवालों का आंसर आप बिना पेन चलाए दे सकते हैं। बस ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप इस पे गंभीरता से विचार करें, थोड़ा सा विश्लेषण करें और एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे कि औसत को सही तरीके से समझ पाएं। जैसे ही आप औसत को सही तरीके से समझ लेंगे तो ऐसे प्रश्नों में आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देख करके आंसर आप ऑप्शन को टिक कर देंगे सीधा। तो पहले हम आपको विस्तृत रूप में बताते हैं। आपसे पूछा गया है कि छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रखरखाव खर्च क्या था। मूल का मतलब बेसिक, शुरुआती दौर में। तो हमें नहीं मालूम है कि प्रति व्यक्ति छात्रावास का औसत खर्च क्या था। तो ऐसा मान लेते हैं कि के रुपए खर्च हो रहा था, के रुपए खर्च था प्रति व्यक्ति, और 50 व्यक्ति थे तो कितना खर्च हो रहा था, 50 के खर्च हो रहा था। क्लियर हो गए, 50 के खर्च हो रहा था शुरू में, 40 रुपये ये खर्च बढ़ गया। ठीक है, 40 रुपये ये खर्च बढ़ गया। 50 के से मतलब यहाँ पे आप x भी मान सकते हैं ना, के का मतलब 1000 ना, समझ लेना। तो x मान लेते हैं कि पहले x रुपये औसत खर्च था, 50 लोगों का 50x हो गया, 40 रुपये ये खर्च बढ़ गया। सवाल उठता है क्यों बढ़ गया? तो आप देखिए, अब 50 की जगह 60 लोग हो गए हैं, लेकिन एवरेज 4 रुपये गिर गया है, तो कितना हो गया, x - 4। अब ये वर्तमान का खर्च है और ये भी 50x + 40 वर्तमान का है। दोनों बैलेंस है, दोनों बराबर है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 50x + 40 और ये बराबर हो जाएगा 60x - 6 चौको 24, 240। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10x और ये प्लस हो जाएगा बराबर 280, x बराबर 28। यानी प्रति व्यक्ति जो पहले रखरखाव का खर्च था वो 28 रुपये था। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, 28 × 50, यानी 28 पंचे 140, यानी 1400 रुपये। तो ये एक तो आंसर देने का तरीका ये भी है, और अगर सही दृष्टि से आप समझते हैं तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का आंसर बिना पेन चलाए आप दे सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसको गहराई से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा। छात्रावास में आपके 50 छात्र थे,
और जो भी व्यवस्था थी वो चल रही थी। 50 छात्र थे। जब 10 नए छात्र आते हैं तो 3 बातें यहाँ पे होती हैं। 10 नए छात्र आते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। जब 10 नए छात्र आते हैं तो 3 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे वो 60 हो जाएंगे, है ना, बच्चे 60 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो खर्च था छात्रावास का ये 40 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, खर्च 40 रुपये बढ़ गया है। और उसके बाद एवरेज जो खर्च था, औसत खर्च 4 रुपये घट गया, ठीक है, 4 रुपये घट गया। इस तरह की 3 बातें हो गई। ध्यान से समझिएगा, 50 छात्र थे, जब 10 नए छात्र आते हैं तो 3 परिवर्तन होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 मालूम ही है, खर्च 40 रुपये इंक्रीज करता है बट एवरेज डिक्रीज कर जाता है 4 रुपये। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 4 रुपये औसत घट गया, किसका? 4 रुपये औसत घट गया, किसका? 60 लोगों का। अच्छा, क्यों घट गया? क्योंकि ये 240 रुपये का कम प्रयोग करते हैं, 240 रुपये का कम प्रयोग करते हैं, इसलिए 4 रुपये औसत घट गया। क्योंकि औसत का प्रभाव वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों के ऊपर पड़ता है, तो वर्तमान में 60 प्रेक्षण हैं और इन 60 का 4 रुपये घटा है क्योंकि ये 240 रुपये कम प्रयोग करते हैं। खर्च 40 रुपये बढ़ गया है क्योंकि ये 40 रुपये प्रयोग करते हैं। तो 40 रुपये प्रयोग करते हैं, 240 नहीं करते हैं, 280 रुपये करना चाहिए था। किसको? जो ये 10 नए लोग आ रहे हैं, यानी एवरेज कितना था? 28 था और 50 से गुणा कर देंगे तो 1400 आपका सही आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्यों? इसका रीज़न है कि अगर 5 विद्यार्थियों के औसत भार जो है 40 kg है, एक 40 kg का शामिल हो जाता है, औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब 50 kg का शामिल व्यक्ति होता है, छठा व्यक्ति, तो एवरेज आपका बढ़ जाता है। और जब 30 kg का शामिल होता है तो एवरेज गिर जाता है। एवरेज को मेंटेन करने के लिए आने वाला व्यक्ति इसी हैसियत से आना चाहिए। तो ऐसा क्या वो लेकर के आता है कि 4 रुपये घट जाता है? 60 लोगों का 240 रुपये वो कम प्रयोग करते हैं, 40 रुपये प्रयोग करते, 40 और 240 कितना? 280 उन्हें प्रयोग करना चाहिए। उनसे तात्पर्य 10 लोगों से है, यानी 28 एवरेज चल रहा था जिसमें परिवर्तन नहीं होता यदि वो ऐसा प्रयोग करते। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सारे के सारे आंसर इसी से आ जाएंगे, आपको समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे तीसरा क्वेश्चन आप देखिए और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप देख करके आंसर दे सकते हैं। आपको कैलकुलेशन न करना है न लिखना है। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति ले लिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? आप देखिए, 8 व्यक्ति हैं समूह में, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं समूह में और इससे एक व्यक्ति माइनस हो जाता है और दूसरा प्लस हो जाता है, यानी एक व्यक्ति जाता है और दूसरा आता है। तो इस संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? आपका जवाब है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब व्यक्ति रिप्लेस हुआ है। रिप्लेस का मतलब एक की जगह पे दूसरा व्यक्ति आ गया है। अच्छा, हमें औसत नहीं मालूम, लेकिन जो भी औसत है वो 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है। इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति जाने वाले से भारी है, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति 54 किलोग्राम का था, राइट। जाने वाला व्यक्ति 54 किलोग्राम का, यदि आने वाला व्यक्ति भी 54 किलोग्राम का होता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वह 54 से कम होता तो औसत नीचे गिर जाता। यदि वह 54 से अधिक वजन होगा तो औसत ऊपर जाएगा। औसत बढ़ गया है 2.5 kg।
किसका बढ़ गया है? 8 लोगों का। अगर 2.5 को 8 से गुणा करोगे तो 20 kg अधिक भारी है आने वाला व्यक्ति जाने वाले से, अर्थात वो 74 kg का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो औसत घटा है या बढ़ा है उसको नंबर आप पर्सन से गुणा करके यदि बढ़ा है तो जाने वाले में जोड़ दीजिए, यदि घटा है तो जाने वाले में घटा दीजिए, आने वाले की सिचुएशन आपको मिल जाएगी। आइए अगले सवाल पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ये प्रश्न आप ज़रूर देखिएगा, यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया है, शुरुआती दौर के ही पेपर में पूछा गया है। आप देखिए काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एट ए टाइम इसको किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से करेंगे, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि इतना लेंदी क्वेश्चन देखकर लोग इसे छोड़ देते हैं और या फिर अनावश्यक रूप से इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। दोनों चीज़ें आप देखिए, मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 था। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 था। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन कम हो जाता है। क्लियर हो गए? नए खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद, नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। जब प्रत्येक खिलाड़ी 11 रन अधिक बनाता है तो जो भी एवरेज रहा होगा वो 11 इंक्रीज कर जाएगा। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है, 11 रन औसत बढ़ाने के बाद खिलाड़ी बी शामिल होता है और औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों का अंतर क्या है? तो काफ़ी अच्छा सा सवाल है। मैं एक एक स्टेप आपको दिखाता हूँ, थोड़ा धीरज के साथ आप इस सवाल को देखेंगे तो कठिन नहीं है। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 था, तो मैच एक्स में बने हुए 20 खिलाड़ियों के कुल रन कितने हो गए? ये 20 गुणे 40 कर देंगे, टोटल 800 रन बने थे। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह का रनों का औसत क्या था? 40 था। तो औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या यानी खिलाड़ियों की संख्या बराबर कुल रन। तो 20 खिलाड़ी थे, एवरेज 40 था, टोटल 800 रन बने। अब एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब इस स्कोर में खिलाड़ी ए के स्कोर को जोड़ा जाता है तो पहली चीज़ हमारे जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 21 हो जाएंगे। अब ये ए के शामिल होने के बाद के हालात है मैच एक्स में 21 लोग हो जाएंगे खिलाड़ियों की संख्या में और जो स्कोर है वो 39 हो जाता है, यानी घट जाता है। तो 39 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके नए रन बनेंगे वो 1819 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए के रन जो होंगे वो बराबर हो गए, ए के रन आपके जो हो गए ये बराबर हो जाएंगे 819 माइनस 800, यानी ए ने 19 रन बनाए। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये सारे खिलाड़ी जो है नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद यानी ए के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाते हैं। तो प्रत्येक खिलाड़ी यानी 21 खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज 39 चल रहा है, ये पिछले मैच की तुलना में जब वाई में आते हैं तो सभी खिलाड़ी 11 रन अधिक बनाते हैं। तो जो नया औसत होगा, नया औसत आपका हो जाएगा वो 39 प्लस 11 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा नया औसत। अब इनके रनों की संख्या क्या हो जाएगी 21 खिलाड़ियों की, चूँकि अभी बी शामिल नहीं हुआ है। इन 21 खिलाड़ियों की वाई मैच में आने में रनों की संख्या जो बन जाएगी वो 21 पंचे 105 यानी 1050 रन बन जाएंगे यहाँ पे। और ये मैच वाई में हम एंट्री कर गए हैं 21 खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि आपका 21वां खिलाड़ी मैच एक्स में मिल गया था, उसको ले करके हम वाई में आए हैं और वाई में नंबर ऑफ प्लेयर 21 हैं, एवरेज 50 हो गया, टोटल 1050 रन हो गए। अब क्या हुआ
कि इसके बाद यहाँ पे अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है। तो खिलाड़ी बी जब समूह में शामिल होगा तो खिलाड़ियों की संख्या 22 हो जाएगी और एवरेज इंक्रीज कर जाता है 2 रन, यानी ये 52 हो जाएगा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 1144 रन बी के शामिल होने के बाद। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो बी के रन हैं वो 1144 माइनस 1050 अर्थात उसके रनों की जो संख्या है वो 94 हो गई। तो मैच एक्स में ए के रन है 19 और मैच वाई में बी के रन है 94। दोनों के रनों का अंतर क्या हो जाएगा, 94 माइनस 19 अगर आप करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी 75 रन का अंतर आ जाएगा। आपका इस प्रश्न का सही आंसर है 75 रन। तो एक एक चीज़ें बड़ा इत्मीनान से आप देखिएगा और ये काफ़ी कुछ इसमें वर्बली था, अगर आप करने पे आएंगे तो इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 था, यानी औसत रेट उसका 7 चल रहा था प्रति ओवर पहले 20 ओवर में। अब 45 ओवर में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वह मैच जीत जाएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है 6 रन, 11.4 औसत होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 12.5 होना चाहिए। तो बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेट मैच है इसमें पहले 20 ओवरों में भारत का जो ओवर प्रति ओवर रन रेट था वो 7 था। अच्छा, टारगेट यहाँ पे क्या था, टारगेट ये था कि 45 ओवर टोटल और 45 ओवर में उसे 425 रन बनाने थे। 45 ओवर में 425 रन कंप्लीट करने थे। फिर होता क्या है कि शुरुआती दौर के 20 ओवरों में रन रेट 7 रहता है, यानी 20 × 7 उसने टोटल 140 रन अभी तक बना डाले हैं। इस शुरुआती दौर के 20 ओवर में एवरेज हमारा 7 चल रहा था, 140 रन हमने बना दिए। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जो ओवर बचे हुए हैं वो 45 माइनस 20 यानी 25 ओवर बचे हुए हैं, है ना, 25 ओवर बचे हुए हैं। और जो रन हमें अचीव करने हैं वो 425 माइनस 140 कर दीजिए। तो 425 से 140 निकाल देंगे, इसका मतलब है कि अभी हमें 285 रन बनाने हैं। ठीक है, तो 285 रन बनाने हैं 25 ओवर में। तो देख लेता हूँ कि औसत क्या होगा, 285 और डिवाइड बाई 25। पहले हम 5 से काट देते हैं, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया और फिर ये नीचे 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20। यानी रन रेट अगर 11.4 बनाए रखता है तो ये पक्का हो जाएगा कि भारत मैच जीत जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, यदि स्कूल की औसत आयु देखी जाए तो 11 वर्ष 9 माह है। आपको बताना है कि स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन दिया है 150, 140, 100 और 120। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसे समीकरण बना के करिए, लेकिन हम आपको इसे एलिगेशन मेथड यानी मिश्रण मेथड से बताते हैं, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट बॉयज को देखा जाए तो एवरेज एज 12 ईयर है, बट गर्ल्स को देखा जाए तो 11 है। अगर स्टूडेंट में दोनों मिक्सचर हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर, अगर दोनों को देखा जाए तो 11.75 वर्ष है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो 11 वर्ष और 9 माह लिखा हुआ है,
तो 9 माह का मतलब होता है 75%। तो यहाँ पे हम 11.75 वर्ष लिख सकते हैं। 11 वर्ष 9 माह को 11.75 वर्ष लिखते हैं। अगर ये 6 माह होता तो 11.5 लिखते, मतलब आधा वर्ष। और ये क्या है आपका 75% है एक वर्ष का, तो 11.75 हो गया। अच्छा, अब एलिगेशन मेथड से इस तरह से करेंगे कि ये आपके बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। बॉयज की एवरेज 12 है और गर्ल्स की 11 है, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो 11.75 है। इस तरह से राइट से घटाइए, लेफ्ट में लिख लीजिए, लेफ्ट से घटा करके राइट, और ये क्वांटिटी रेशियो आपका यानी मात्रा में अनुपात निकल आएगा। तो इन दोनों का अंतर 11 और 11.75 का अंतर 0.75 हो जाएगा, और 12 और 11.75 का अंतर 0.25 हो जाएगा। दशमलव दोनों में बराबर है तो दशमलव हट जाएगा। 25 तिया 75 और 25 इकन्नम 25, यानी 3 लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं वहाँ पे। अब टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं? 560 है। यहाँ पे देख लीजिए 560 टोटल है। अनुपातिक योग क्या होगा? 4। अनुपातिक योग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि टोटल बच्चे दिए हैं। अब अगर लड़की पूछे तो यहाँ पे 1 रख दो, और लड़के पूछे तो 3 रख दो। आपसे पूछा कि स्कूल में लड़कियाँ कितनी हैं, तो इनका रेशियो 1 रखो। 4 इक्कम 4, 4 चौक 16, और ये 0 कट जाएगा। 140 इसका सही आंसर होगा, यानी विद्यालय में 140 लड़कियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अगले 6 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो एवरेज स्पीड होती है यानी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कि कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता करना है, तो एवरेज स्पीड अपने आप पता हो जाएगी। हमारी ट्रेन पहले 10 घंटे तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसका मतलब है कि वो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुकी होगी, 240 किलोमीटर को। अच्छा, अगले 6 घंटे तक वो 60 की चाल से चलती है। इसका मतलब कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुकी होगी। इस तरह से जो टोटल डिस्टेंस चल जा रही है वो 600 किलोमीटर चल जा रही है। टोटल डिस्टेंस कितनी चल जा रही है? 600 किलोमीटर। और टोटल जो टाइम लग रहा है 10 और 6 वो 16 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ से क्या निकल आएगी? आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर दो, तो 4 से मैं काट देता हूँ, या 8 से काट दीजिए। 8 सत्ते 56, 8 45, 8 दूनी 16 हो गया, और इसको 2 से काटोगे 37.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी एवरेज। ए आंसर आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक 6 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये और 8 रुपये 50 पैसे पर डीजल खरीदता है। अगर वह हर साल डीजल पर 22,100 रुपये खर्च करता है, प्रत्येक वर्ष 22,100 रुपये खर्च करता है, तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति हर साल 22,100 रुपये का डीजल खरीदता है और ऐसा वो 3 साल तक करता रहता है, लेकिन हर साल रेट अलग होता है। फर्स्ट ईयर रेट 6.5 रुपये था, सेकेंड ईयर रेट 10 रुपये था, और थर्ड ईयर 8.5 रुपये था। तो पूछा जा रहा है कि इन 3 सालों में एवरेज रेट क्या था। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? टोटल पैसा 3 सालों में कितना खर्च किया और टोटल कितने लीटर डीजल खर्च किया। अगर टोटल पैसे को टोटल डीजल की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेट पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि उसने फर्स्ट ईयर क्या किया, पहले साल 22,100 रुपये का डीजल खरीदा।
फर्स्ट ईयर 22,100 रुपये का डीजल खरीदा और इसका रेट क्या था, 6 रुपये 50 पैसे था। तो 6 रुपये 50 पैसे की दर से 22,100 रुपये का जब डीजल खरीदेगा तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 3400 लीटर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3400 लीटर आ जाएगा, 3400, 3400 लीटर डीजल उसने फर्स्ट ईयर खरीदा। अच्छा, सेकेंड ईयर क्या हुआ, अमाउंट वही रहा, 22,100 रुपये का खरीदा, लेकिन इस बार 10 रुपये रेट था। तो इस बार जो उसने डीजल खरीदा वो 2210 लीटर खरीदा। अच्छा, थर्ड ईयर क्या हुआ कि 22,100 रुपये का डीजल खरीदा, लेकिन रेट 8 रुपये 50 पैसे हो गया था। तो इस साल उसने 2600 लीटर डीजल खरीदा। अच्छा, टोटल पैसा जो उसने 22,100 टोटल पैसा हो गया 66,300 रुपये। और इस दरमियान डीजल जो उसने खरीद डाला वो टोटल आपका 3400 लीटर, 2600 लीटर और 2210 लीटर, यानी ये आपका हो जाएगा 8210 लीटर हो जाएगा। टोटल 8210 लीटर हो गया। तो ये 8210 लीटर आपका डीजल हो गया और 66,300 रुपये हो गए। तो अगर इस पैसे को डीजल की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं भाग दे करके आपको दिखा रहा हूँ, आसानी से आप भाग कैसे दे सकते हैं। ये 66,300 है और डिवाइड करना है 82, तो 1 जीरो तो पहले काट ही देता हूँ, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा तो हम इसको केवल 821 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 821 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 जीरो हमने काट दिया इसका, देखिए यहाँ से यहाँ 1 जीरो काट दिया, 821 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 8 अट्ठाई 64 कहेंगे, क्योंकि 8 9 72 कहेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 8 बार ले जाते हैं तो 8 एकम 8 हो गया और 8 दूनी 16 के 6 हो गया। कैरी हुआ 8 दूनी 16 के 6 हो गया, कैरी हुआ 1, 8 अट्ठाई 64, 1 65 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं तो ये आपका 8 ही हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा 12, 12 में से 6 गए, 6 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो दशमलव लग जाएगा, उसके बाद फिर जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए 8.0, तो 8.0 इसी में दिख रहा है, ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें, ये तो बहुत दूर हो गए, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा। एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ पे 6800 लिखा है, फिर ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8, देखिए शायद सही नहीं घटाया है ये आपका, यहाँ पे 10 में से 8 गया था तो ये 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। अब ये 8 सत्ते 56 बार जाएगा, 56 बार जाएगा तो 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 अट्ठे 56, 1 57 हो गया। तो अब ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, रेट आपको मिल गया 8.07, यानी इसका ए आंसर सही है। तो यहाँ पे टोटल पैसे को टोटल क्वांटिटी से, डीजल की क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं। टोटल डीजल जोड़ लीजिए, टोटल पैसा जोड़ लीजिए, एवरेज रेट आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्का सही आप डिवाइड करेंगे तो दिखने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज स्पीड से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी सी कमी रह गई है। यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उसकी यात्रा बराबर है, लेकिन ऑप्शन को देख करके क्लियर हो जा रहा है कि एग्जामिनर हमसे बराबर यात्रा की ही बात कर रहा है। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूसरा भाग 70 की चाल से, ये होना चाहिए था, तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो अगर इसे हम मान लें कि दोनों भाग बराबर है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। आपको हमने बताया था कि जो औसत चाल होगी, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो होगी वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अभी पीछे सवाल में देखा ही था, कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कुल दूरी बटे कुल समय आपकी एवरेज स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पे ना तो कुल दूरी दिख रही है ना कुल समय दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि तरीका आपको बहुत ही अच्छा सा मैंने एवरेज वाले चैप्टर में बताया भी था। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 210। 30 और 70 चूँकि आपके जो है 3 और 7 को प्राइम हो जाएंगे, तो इनका एलसीएम 21 हो गया, 0 बढ़ा दिया तो 210 हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि 210 किलोमीटर उसका एक भाग है, तो अगर एक भाग 210 किलोमीटर है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 420, चूँकि 2 भाग है। अच्छा, एक भाग जब 210 का 30 की चाल से जाएगा तो 7 घंटे लगेंगे और 70 की चाल से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम आपका हो गया 10 घंटे। अगर टोटल दूरी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आ जाएगा। इसमें एवरेज स्पीड का पूरा हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें 2 पार्ट हैं। पहला है कि औसत चाल जब दूरी निश्चित हो और दूसरा है औसत चाल जब दूरी निश्चित ना हो। इसमें आपको कोई फार्मूला या ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं अगर उसको 3 पार्ट या 4 पार्ट डिस्टेंस के कर देंगे तो वो फार्मूला फेल हो जाएगा। इसलिए फार्मूला न पढ़ करके आप बेसिक कंसेप्ट देखिएगा। एवरेज स्पीड का वीडियो दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और सभी आपके यूपीएसआई 2017 के ऑनलाइन पेपर में आए हुए एवरेज के कलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। इस तरह से जितने भी आए हुए औसत के सवाल होंगे 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, फिर नए चैप्टर पे बात करेंगे। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 31 मैचों में धोनी का 31 रन औसत 31 रन है। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों को वृद्धि करने के लिए, यानी 2 रनों की औसत में इंक्रीज करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए 31 मैचों में उसने औसत 31 रन बनाए, यानी टोटल 961 रन बनाए। टोटल 961 रन बना लिए, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करने के लिए, तो औसत में अगर 2 रन की वृद्धि करेगा तो 33 हो जाएगा और जो अगली पारी होगी वो 32 हो जाएगी, यानी 32वीं पारी में औसत उसका 33 चलना चाहिए। तो इस तरह से जो उसके रन इसमें बनेंगे वो 1056 रन बन जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए एवरेज 2 बढ़ गया है और पारी 32वीं हो गई है, तो 32वीं पारी में 33 की हैसियत से रन बनाएगा तो 1056 हो जाएगा। यानी 1056 से अगर हम 961 पुराने रन घटा दें तो 95 आएगा, अर्थात उसे 95 रन नई पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 2 अगली पारी में बढ़ जाए। तो इसको आप बहुत ही आसानी से वर्बली बता सकते हैं। किस तरह से वर्बली बता सकते हैं ये भी आपको क्लियर कर दें। देखिए औसत 2 बढ़ जाए, ठीक है, औसत 2 बढ़ जाए, आप कहेंगे किसका? वर्तमान में मौजूद पारियों का। कितनी पारी वर्तमान में होंगी? 32, और 32 का औसत जब 2 बढ़ेगा तो 64 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो 64 रन जब एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा तो पहले क्या चल रहा था? 31, और 31 और 64 क्या हो गया? 95। इस तरह से आप वर्बली इसका आंसर दे सकते हैं। इसके लिए लिखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप औसत को सही तरीके से समझेंगे तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है और यहाँ से हर पेपर में 1, 2, किसी में 3, किसी में 2 सवाल पूछे गए हैं। अच्छा खासा आप एरिया कवर करेंगे। तो इसी तरह से इसका सेकंड क्रम आप देखेंगे और टोटल 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।